हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का टेस्ट नंबर 24 था ये, और जो कि 15 मार्च 2023 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कनेक्ट हुआ था। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सभी ने बढ़ के हिस्सा लिया, इसलिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और अपने सीनियर साथी जिन्होंने इस पेपर का एक्शन किया उनको भी विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत कुछ सिखा रहे हैं वो लोग अपने सेशन में, आपको सीखना भी चाहिए। सबसे पहले हमारे एक्टर सर का लोगो, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये 10 का दम का सेशन आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये बायोलॉजी का स्लाइड है, आप देख सकते हैं। और ये रहा आपके सामने, एन एक्स सेल हैज अ 5 pg ऑफ डीएनए न्यूक्लियस, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी एनिमल एट द एंड ऑफ G2 फेज। देखिए, ये सवाल लगभग इस सेशन में पिछले 6 महीनों 3 से 4 बार हो चुका है। बड़े अफसोस की बात है कि 1000 बच्चों ने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं। आज हम सिखा दे रहे हैं, आगे फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आपको ये मालूम है कि लेट अस सपोज ये आपकी एक सेल है, फिर ये सेल एक ये गई, और एक सेल आपकी ये, यहाँ पर ये G1 G2 जो बुक में आपका एग्जाम्पल दिया मैं उसी समझा रहा हूँ। अब मैं ह्यूमन की बात करूँ तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र होगा और यहाँ 2C डीएनए। अब जब एस फेज में जाता है तो यहाँ भी 46 गुणसूत्र रहता है, लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल, और यहाँ पर भी 46, और ये डीएनए का अमाउंट डबल। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज ये एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड वाला है, और जब डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा तो क्रोमेटिड की संख्या बढ़ जाती है। ये 2 क्रोमोसोम नहीं है भाई, ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम नहीं है। ऐसा क्यों? डीएनए, आपको पता है कि डीएनए केवल थ्रेड के फॉर्म में नहीं रहता है, डीएनए क्रोमेटिड के रूप में या क्रोमोसोम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इतनी पिक्चर आपकी बुक में लिखी है कि 2C 4C 46 में ह्यूमन को लेके चलना। अब चाहे सेल माइटोसिस की हो चाहे मियोसिस की, ये 3 प्रक्रियाएं दोनों में समान होती हैं। बात को समझिए, सेल माइटोसिस में जाए या मियोसिस में, G1 G2 सेम रहता है। अब इसके आगे की कार्रवाई देखिए, एक लाइन इसकी मान लीजिए अगर ये मियोसिस में गई, दैट इज मियोसिस 1, तो क्या होगा आपको पता ही है, 2 छोटे डॉटर सेल बनेंगे। इनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक, अब इसमें क्या होगा सर जी? इसमें आपका होगा डीएनए 2C और क्रोमोसोम 23। ठीक, अब यहां से फिर ये बटेगा मान लो, फिर इनमें होगा मियोसिस 2, लेट अस सपोज। ठीक, मियोसिस 2, यही चीज मियोसिस 2 यहां पर। अब इनसे एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल, इसीलिए आप बोलते हैं कि एक मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। अब यहां पर डीएनए का अमाउंट क्रोमोसोम 23, क्रोमोसोम 23, क्रोमोसोम 23, क्रोमोसोम 23, और यहाँ पे सी 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 सी। अब मान लीजिए ये सेल अगर माइटोसिस में जाती तो क्या होता? ठीक है, तो एक ये और एक ये, यहाँ पर क्रोमोसोम 46, यहाँ 46, और यहाँ 2C, यहाँ 2C। ध्यान से देखिए, कहते हैं कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो इक्वेशनल डिवीजन इस डीएनए के अमाउंट से नहीं कहते हैं। बात को समझिए, मैं क्या बता रहा हूं, इक्वेशनल डिवीजन इस डीएनए के अमाउंट से नहीं कहते, इस क्रोमोसोम के सेट से कहते हैं। और पोलाइडी विद रेफरेंस टू क्रोमोसोम के सेट होता है, ना कि डीएनए का अमाउंट होता है। तो कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं, जिस तरह की सेल इनिशियल में 46 क्रोमोसोम 2 सेट वाला क्रोमोसोम लेके चली थी, वैसे ही उसके प्रोडक्ट ने बनाया 46, इसलिए ये इक्वेशनल डिवीजन है। अब देखिए, यहाँ पर आप 46 गुणसूत्र लेके चले थे 2 सेट, दैट इज डिप्लॉयड, और यहाँ आप हैप्लॉयड में हो 23, तो इसलिए ये रिडक्शनल डिवीजन है। इसे आप डीएनए के अमाउंट से पोलाइडी नहीं डिसाइड करते। आप बोलते ना हेक्साप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, ये क्रोमोसोम के सेट से लिया जाता है, ना कि डीएनए के अमाउंट से। अब इस पूरे पिक्चर से आपको ये बात समझ में आ गई कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, डीएनए का अमाउंट हाफ होता है, और मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है, लेकिन डीएनए का अमाउंट अगेन हाफ होता है। तो इसका मतलब कि पोलाइडी जो चेंज होती है वो मियोसिस 1 में चेंज होती है। एक कंसेप्ट यहां से निकला। और सर जी, ये जो आप बनाए हो 4 सेल, यही आपका स्पर्म हो सकता है या एग हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट 2 ही प्रकार के गैमिट होते हैं। और क्वेश्चन मेरी समझ से आपको दिया गया एग न्यूक्लियस के रेफरेंस में। अब चाहे स्पर्म लिखा होता चाहे एग लिखा होता, बात एक ही होती है।
बात को समझिए, चाहे स्पर्म लिखा हो चाहे एग लिखा हो। तो इसका मतलब अगर आप यहां से आगे चलें तो कहते हैं कि एस फेज और G2 फेज में जितना डीएनए का अमाउंट होता है उसका 1/4 डीएनए का अमाउंट होता है उसके मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में या गैमीट्स में, और क्रोमोसोम का नंबर हाफ रहता है। मियोसिस 1 से कंपेयर कराएंगे तो क्रोमोसोम का सेट आधा और डीएनए का अमाउंट आधा। पी अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें दो फॉर्मेट, आपको स्पर्म या एग देंगे, मतलब प्रोडक्ट से पीछे चलेंगे, मतलब इतना इसमें है तो कितना रहा होगा, और इसमें इतना है तो कितना बनेगा। ध्यान से देखिए, लिखा है कि NXL है 5 pg डीएनए, ये पीजी का मतलब पिकोग्राम अमाउंट ऑफ डीएनए। अगर मैं यहाँ 5 लूं, 5 पीजी, तो इतना तो पिक्चर देखने में लग रहा है कि यहाँ अगर सी है तो इन दोनों में 4C है, मतलब जितना अमाउंट यहाँ डीएनए का होगा उसका ठीक 4 गुना होगा। इन न्यूक्लियस हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इन दिस एनिमल एट द G2 फेज, तो इसका मतलब ये 4 गुना डीएनए, दैट इज 4 पीजी। ठीक, और अगर जीवन का पूछते तो 10 पीजी। सबसे बड़ी चीज मैं क्या करूं, अक्सर आप लोग S और G2 याद रखते हो, जीवन को लेके चलेंगे 2C ही डीएनए है लेकिन गुणसूत्र डबल है। बात को समझिए, क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, किससे रिलेट कराया गया है, और इस तरह के क्वेश्चन में केवल 2 ही फॉर्मेट बनते हैं। आपको एक सेल में पूछा जाएगा और किसी दूसरे सेल के रेफरेंस लेके पूछा जाएगा, और आगे की तरफ पूछेंगे तो बोलेंगे SG2 में इतना है तो गैमीट में कितना रहेगा, और इसमें कितना तो कितना रहा होगा। यही टोटल फॉर्मेट है, और आपकी एनसीईआरटी में और आपके अनसॉल्व में यही, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। बात को समझिए। अब एक और क्वेश्चन सर जी, आप कहते हो कि अब जैसे सपोज है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज, सेम कंसेप्ट लगेगा। आप S और G2 का जो भी मैथमेटिकल अप्रोच लगाएंगे वो इन पे भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल जब तक बटी नहीं है तो उतना ही गुणसूत्र इसमें प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में, टीलोफेज 1 में, उतना ही डीएनए के वन प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में, टीलोफेज 1 में। बात को समझिए। तो हो सकता है भविष्य में कोई पेपर मिले, आपसे पूछा जाए स्पर्म और एग में इतना डीएनए है तो बताइए टीलोफेज में कितना रहा होगा, एना फेज में कितना होगा, मेटा फेज में कितना होगा, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एना फेज तक आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। टीलो फेज में आप देखिए भले ही 2 न्यूक्लियस बढ़ जाए, ठीक है, 2C, लेकिन ध्यान से देखिए सेल अभी भी एक ही रहती है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तक आप इससे यही कॉन्सेप्ट का अप्रोच लगा सकते हैं। हो सकता है भविष्य में आपको पेपर मिले। ठीक, तो यही फॉर्मेट है, आपका दिमाग में सेट कर लीजिए। गैमीट के रेफरेंस में S और इस पर 4 गुना डीएनए और डबल क्रोमोसोम, और S में डबल डीएनए का अमाउंट और क्रोमोसोम भी डबल। मियोसिस 1 में पोलैरिटी चेंज होती है, डीएनए का अमाउंट हाफ होता है, क्रोमोसोम हाफ होता है, और मियोसिस 2 में पोलैरिटी सेम रहती है। क्यों? 23 ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन डीएनए का अमाउंट दोनों साइड होता है। तो पूछेंगे बताइए डीएनए का अमाउंट कहाँ चेंज होता है, 1 में कि 2 में, दोनों में। पूछेंगे क्रोमोसोम का नंबर कहाँ चेंज होता है, 1 में कि 2 में, केवल 1 में चेंज होता है। और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं कि क्रोमोसोम के जितने सेट थे उतना अभी भी सेल में है। अगर आप डीएनए के अमाउंट से चलेंगे तो यहाँ 4C और 4C दिखेगा, तो आप कहोगे ये तो भी रिडक्शनल डिवीजन है। बात माइंडेड। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। आगे आशा उम्मीद करता हूं कि अगर भविष्य में कोई अप्रैल के पेपर में आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो आप गलत ना हो। और 14-15 में लगातार आपका PYQ यही है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, G1 G2 जो होती, चाहे सोमेटिक सेल हो चाहे जर्मिनल सेल हो, सब में कॉमन रहता है। मैं कहूँ ये कोई बॉडी की सोमेटिक सेल भी हो सकती है ये तीनों, और ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया, ओगोनिया कोई भी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लिखा कि सिक्रीशन ऑफ विच स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये आपकी बुक की लाइन थी कि ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं स्पर्म की मोटिलिटी और मैच्योरेशन के लिए, ABCD ऑल। ठीक, ये तो आपको पता ही है। ठीक, अब देखिए हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एज सेकेंडरी। सिंपल है बच्चे, प्राइमरी और सेकेंडरी को आपको पता है कि देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, और यहां से पहले बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो, यहां कौन सा डिवीजन होता है, ये डिफरेंशिएशन है। मतलब टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया जो अपना नंबर माइटोसिस से लगातार ग्रेजुअली बढ़ा रही थी, जब उसे स्पर्म बनाना होता है तो वो अपने आप को डिफरेंशिएट करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में। तो ये डिफरेंशिएशन है। अब इसके बाद इसमें मियोसिस 1 होगा, तो ये दो क्या बनेंगे भैया, ये हैं आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब इनमें होगा मियोसिस 2, तो बनेगा आपका क्या, स्पर्मेटेड। इसमें भी बनेगा 1 2। अब देखिए ये स्पर्मेटेड स्पर्म बनेगा,
या स्पर्मेटोजोआ बनेगा। प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है सर, ठीक। और ये स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेस्ट रिलीज होंगे तो उन्हें बोलते हो आप स्पर्मिएशन, ठीक। तो इस पूरी पिक्चर से आपको लग रहा है कि जितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं उसका 4 गुना आपका स्पर्म या स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ है, ठीक। तो अब और जितना सेकेंडरी है उसका जस्ट डबल, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 से 4 हुआ मतलब डबल हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर्ड फॉर कितना स्पर्म, 200। मतलब अगर आपको यहाँ 200 लाना है तो जस्ट डबल यहाँ 100 होना चाहिए। तो आपका पहला वाला तो 100 ही होगा, ये गया और ये गया। क्वेश्चन प्राइमरी के रेफरेंस में नहीं था, प्राइमरी के रेफरेंस सेकेंडरी के रेफरेंस में था, ठीक है। तो सेकेंडरी चलेंगे तो जस्ट डबल, और प्राइमरी चलते तो ये 50 आता। बात को समझिए, तो ये आंसर होता, बात को समझिए, ठीक। 200 स्पर्म बनाने के लिए 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये 100 हमें मिल गए। अब देखिए ये तो गया काम से ये, अब इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब oogenesis को देख लेते हैं क्या है, ठीक। अब देखिए oogenesis कुछ नहीं, देखिए आपको पता है कि एक उगोनिया है और ये उगोनिया प्राइमरी oocyte बन जाएगी आगे चल के, वही चीज डिफ्रेंसिएशन, ठीक। अभी भी ये 2n ही है। पहला मियोसिस हुआ तो क्या बनता है, इसमें एक पोलर बॉडी बनती है, पोलर बॉडी जिसे आप फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हो, और एक बनता है सेकेंडरी oocyte, ठीक। और ये हेप्लॉइड होता है, ये भी हेप्लॉइड होता है। अब यहां पर सेकेंडरी oocyte जब चलता है जिसमें होता है मियोसिस 2, तो आपका बनता है ओवम और आपका बनता है सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक। तो इस पूरे पिक्चर से आपको दिख रहा है कि प्राइमरी oocyte जितना है उतना ही ओवम बना है। इस पूरे पिक्चर से आपको दिख रहा है कि जितना सेकेंडरी oocyte है उतना ही ओवम बना है। तो इसका मतलब चाहे प्राइमरी oocyte पूछे चाहे सेकेंडरी oocyte पूछे, ओवम के नंबर के बराबर ही उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक। तो आपसे पूछा गया 100 ओवम बनाने के लिए कितना सेकेंडरी oocyte, तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 रहेगा, और अगर ये 100 है तो ये भी 100 रहेगा। तो आपका 100 वाला आंसर आ गया सेकेंड आंसर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग करता है। तो ओवम में तो कोई टेंशन ही नहीं, जितना ओवम पूछा जाए उतने ही आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी oocyte। लेकिन स्पर्म में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो जस्ट हाफ, और अगर प्राइमरी oocyte के तो 1/4, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि जितना ओवम उतने ही सेकेंडरी oocyte और जितना ओवम उतने ही प्राइमरी oocyte। तो आंसर विल बी सेकेंड एंड सेकेंड आंसर। अब देखिए कम्पिटेटिव इनहिबिटर, ये आपकी बुक में लिखा है कि बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए कम्पिटेटिव इनहिबिटर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है। आपको 10+2 लेवल पर सिर्फ इतना ही जानना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको 10+2 लेवल पर सिर्फ इतना ही जानना चाहिए, और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडे डिस्कशन या 10+2 लेवल पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये कैसे काम करता है, कैसे कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपकी बुक में एक लाइन लिखी है कि कम्पिटेटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन अगेन, ठीक। अरे फॉरेन एंटीजन। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, सपोज दैट ये एक एलियन डीएनए है और ये रहा होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में अपना खुद का भी डीएनए होगा, दैट इज होस्ट जेनेटिक मटेरियल। ये बड़ा कंफ्यूजिंग करता है, आज सीख लीजिए आप लोग जेनेटिक मटेरियल, ठीक। अब देखिए 3 भविष्य कहते हैं कि अगर ये एलियन डीएनए होस्ट में जाए तो इसके 3 भविष्य। पहला भविष्य देखिए, पहला भविष्य ये है कि अगर इस एलियन डीएनए के पास अगर अपना खुद का ओराई होगा तो ये रेप्लिकेट कर जाएगा, अपनी क्लोनिंग करेगा, कॉपी बनाएगा, पहला भविष्य। दूसरा भविष्य ये कि अगर इसके पास ओराई नहीं है, ठीक, ओराई नहीं है, तो ये होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से अगर जुड़ जाए, कारपोरेट हो जाए, तो वो उसके होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ क्लोनिंग करके अपनी कॉपी बनाएगा, एक दूसरा भविष्य। तीसरा भविष्य ये है कि अगर ये ओराई नहीं है और होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से नहीं जुड़ पाए तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो ये इसके 3 भविष्य हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इससे पहले कई पेपर में आपसे पूछा गया है
कि ऐसा हो तो ऐसा क्या होगा। तो तीन भविष्य होते हैं, अगर इसके पास खुद की ओराई है तो ये रेप्लिकेट करके कॉपी बनाएगा, नहीं अगर नहीं है तो होस्ट की जेनेटिक मटेरियल से अगर जुड़ गया तो उससे इनकार्पोरेट होकर अपनी कॉपी बनाएगा। अगर नहीं जुड़ पाई, ये ओराई भी नहीं है, जुड़ भी ना पाया, तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखा कि ये फॉरेन डीएनए कैन नॉट रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल अंटिल एंड अनलेस, कहते हैं कि अगर ये रेप्लिकेट ना कर पाए कब तक, इट विल इंटीग्रेट टू द होस्ट जेनेटिक मटेरियल, ये सही है। और लिखा कि इट डज नॉट नीड टू गेट इंटीग्रेटेड विद द होस्ट। अब देखो कह रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि ये जुड़े ही, क्यों, अभी क्वेश्चन में इस फॉरेन डीएनए के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है आप लोग को। बात को समझिए, क्वेश्चन के इस फॉर्मेट में आपको बताया नहीं गया कि इसके पास ओराई है कि नहीं है। अगर ये क्वेश्चन लिखा होता कि इट मे बी इंटीग्रेट होस्ट द जेनेटिक मटेरियल, तो मैं कह रहा हूं कि अब ओराई है या नहीं ये तो बताया नहीं गया, तो कह रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं कि ये जुड़े, नहीं अगर ओराई नहीं है तो जुड़ना पड़ेगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है भाई। अब लिखा कि होस्ट जेनेटिक मटेरियल इज डिस्ट्रक्टेड इन द सेल, नहीं ये जेनेटिक मटेरियल इसे डिस्ट्रक्ट नहीं करता है। बात को मैंने क्या कहा, अगर इसके पास ओराई नहीं है और अगर ये नहीं जुड़ पाया तो अपने आप ही इटसेल्फ डिसइंटीग्रेट करता है, ना कि ये होस्ट का जेनेटिक में डिसइंटीग्रेट करता है। और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि जुड़े, नहीं बिल्कुल आवश्यकता है, ओराई नहीं है, ऐसे क्लोनिंग करनी है, कॉपी बनानी है तो इसको जुड़ना मस्ट है भाई। तो इसलिए आंसर विल बी फर्स्ट। ये इसके तीन भविष्य थे। लिखा है जनरल थंब रूल ऑफ द टेस्ट, आपको पता था केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता था कि कोई रेट रिएक्शन की एक्स है और मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर आपने बढ़ा के 80 डिग्री कर दिया तो कितना बढ़ाया आपने 60, फिर इसको आप 10 × 6 लिखते थे और फिर इसको 2 की पावर 6 करते थे और इसको x से मल्टीप्लाई करते थे, तो आप कहते थे कि 32 गुना अपने इनिशियल का हो जाएगा। ये आता कहाँ से है, तो ये कहते हैं कि केमिस्ट्री आपकी बायोमॉलिक्यूल में ये बात लिखी है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अपने इनिशियल का डबल होती है। कैसे आया देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 हुआ तो 20 पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो डबल नहीं होती, अपने इनिशियल का जस्ट डबल होती। तो केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल आपकी पीवाई क्यों भरा हुआ है कि इसको सबसे पहले आप जितना इंक्रीमेंट करते थे टेम्परेचर उसको 10 के फॉर्मेट में लेके आते, 10 × 6, और यही पावर में जाके 2 की पावर एन ज्योमेट्रिकली भागती थी। तो ये वही चीज़ है, मतलब यहाँ पे थ्योरी में जस्ट लाइन लिख दी गई है। और ये कह रहे हैं कि अगर आप पीछे की तरफ टेम्परेचर घटा रहे हो तो 1/2 अपने इनिशियल का हो जाएगी। मान लीजिए अगर पहले 1 है तो 1/2 हो जाएगी, पहले अगर 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, अगर 1/4 तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, बस ये आपको याद रखिएगा, रेट डबल डिक्रीज बाय हाफ बाय एवरी इन डायरेक्शन, मतलब आधा भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। डबल होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा केवल 2 का 2 होगा, जितना रहेगा उसका जस्ट डबल होगा। 8 होगा तो 16 हो जाएगा, 16 होगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल काइनेटिक्स अभी कॉन्सेप्ट था कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक, अब देखा रिकमेंड, ये तो आपको पता ही है कि वैक्सीन जो फर्स्ट जनरेशन है वो नेचुरल तरीके से बने, सेकेंड जो होती है वो RDT या बायोटेक के माध्यम से बने, और थर्ड जनरेशन है कि लैब में आप केमिकली इसको सिंथेसाइज कर लें। ठीक है, कोई यंत्र इस्तेमाल ना करके। तो आपसे RT पूछा गया, ये सेकेंड जनरेशन है। अब देखिए फॉलोइंग अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन। अब एक बड़ी समस्या है, बायोमैग्निफिकेशन ही बायो एम्प्लीफिकेशन है, बायो एम्प्लीफिकेशन का ही दूसरा नाम बायो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो बायो कंसंट्रेशन, बायो एम्प्लीकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, तीनों की चीजें। ये कहते हैं मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, और बायो का मतलब होता है किसी लिविंग सिस्टम के। ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो लिविंग को डिफाइन करता है। तो कहते हैं कि ट्रॉफिक लेवल मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल जाने पर किसी पॉल्यूटेंट का लगातार उसका कंसेंट बढ़े। आप अपनी बुक में ही देखिए कि जो फाइटोप्लैंक्टन के बारे में आपको बताया गया है, फाइटोप्लैंक्टन, उसमें कहा गया 0.003 ppm, फिर आप जू प्लैंक्टन में गए थे 0.04 ppm, फिर आप स्मॉल फिश में गए तो 0.5, लार्ज में 2 ppm, और फिश ईटिंग बर्ड 25। तो आप देखिए कि 0.003 से चले थे और 25 तक पहुंच गया ट्रॉफिक लेवल, तो ये लिविंग सिस्टम के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो यही है बायोमैग्निफिकेशन, और इसके दो एग्जाम्पल DDT, मरकरी, तो आपका आंसर थर्ड। ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन, बायो कंसंट्रेशन, बायो एम्प्लीकेशन, तीनों एक टर्म है, इन सबका मतलब एक है, किसी लिविंग सिस्टम के थ्रू पोल्यूटेंट का ग्रेजुअली बढ़ना 0.003 ppm से आप देखिए 25 ppm हो गया है, कितना गुना बढ़ गया। फिर देखिए डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ, अब देखिए 1 एग विथ 2 स्पर्म, नहीं भाई, स्पर्म न्यूक्लियस विथ, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, आपको मालूम है कि ये पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट चल के आते थे, और ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक,
ठीक है, और एक ये है, ठीक, और ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये आपका एंटीपोडल सेल, ठीक है, और इसमें आपकी ये सिनर्जिड। ध्यान से देखिए, जब ये पॉलन ट्यूब में आता था तो दो मेल गैमेट यहाँ सिनर्जिड में रिलीज होते थे, और एक जो मेल गैमेट है वो आपकी एक्स से फ्यूज होता था, जिसे आप सिनगैमी का नाम देते थे, सिनगैमी या नॉर्मली फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और क्या बनता था इससे, जायगोट। और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता था इस पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल, और इससे बनता था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे आप उसे, और इसे आप ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते थे, ठीक। तो कहते हैं डबल, इन दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन, तो कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में कौन सी घटना घटती है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। तो इसका मतलब कि दो अलग अलग मेल गैमेट इनसे और इनसे फ्यूज करते हैं। तो तीसरा आंसर क्या है, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एग एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विथ सिनर्जिड, ये तो गड़बड़ है। अब लिखा है स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विथ एग सेल एज वेल एज पोलर, नहीं, एक ही स्पर्म इन दोनों से नहीं फ्यूज करता भाई, बात को समझे। टू मेल गैमेट क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि एक को पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता होता है और एक को एक्स से फ्यूज होना होता है, एक ही स्पर्म या एक ही दोनों से फ्यूज नहीं करता है। अब देखिए, कहते हैं कि हर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्यों। आपको पता है कि जब फंजाई में दो हाइफा जुड़ते थे तो पहले होती थी प्लाज्मोगेमी, तो वहां होता फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं था। और हर फर्टिलाइजेशन जो होता सिनगैमी नहीं होता, सिनगैमी मतलब क्या है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो, जिसे नॉर्मली हम फर्टिलाइजेशन नाम जानते हैं। और फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम एटलीस्ट एक गैमेट इन्वॉल्व होना चाहिए, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो फ्यूजन ये भी है, फ्यूजन ये भी है, किसी दो चीज़ों का फ्यूज होना फ्यूजन है, लेकिन हर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं है और हर फर्टिलाइजेशन सिनगैमी नहीं है। सिनगैमी का मतलब टू गैमेट्स आर फ्यूज एंड देन इज नॉट फर्टिलाइजेशन, समझ गए आप लोग। तो हर फ्यूजन क्या है, हर फ्यूजन सिनगैमी नहीं है और हर फर्टिलाइजेशन सिनगैमी नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर विल बी फोर्थ। अब ये तो आपको याद हो, लेकिन प्राइमरी सक्सेशन आफ्टर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग कौन सा भाई, ये तो रीड स्वयं स्टेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपकी बुक में लिखा ही है कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आता है, उसके बाद रूटेड सबमर्ज प्लांट आता है, फिर आता है रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फिर रीड स्वयं, मार्स, वीडियोस्क्राइब और ट्री, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको लगता है कि अगर मैंने आपको सिखाया है तो कमेंट जरूर करिए, और लाइक आपकी इच्छा करें ना करें, ठीक। तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पेपर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। टेस्ट के दिन कोशिश करिए कि सोने से पहले वो पेपर आप कंप्लीट हो, क्योंकि पेपर लगातार लगे हुए हैं, किसी दिन यूबीटी हो रहा है, किसी दिन बीटीएस हो रहा है, किसी दिन नीट हो रहा है, आज आपका नीट का पेपर है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।